कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अक्सर या तो गलत समय पर छुट्टियां मनाने के लिए चर्चा में रहते हैं या फिर सही समय पर गलत बयान देने और ट्वीट करने के लिए। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार का चयन करना था, तब राहुल गांधी छुट्टी पर चले गए और अब अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के खिलाफ पूरा देश एकजुट है, तब राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाकर बवाल मचा रहे हैं। राहुल गांधी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से 10 जुलाई के बाद जितने भी ट्वीट किए गए वो सब अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले से जुड़े हैं। राहुल गांधी ने 10 जुलाई को आतंकी हमले में मारे गए श्रद्धालुओं के घर वालों से हमदर्दी जताई, आतंकवादियों को कायर बताकर ललकारा और उसके बाद प्रधानमंत्री पर हल्ला बोल दिया। राहुल गांधी ने आज 3 ट्वीट किए जिनमें उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि मोदी के राजनीतिक फायदे की कीमत पूरा देश चुका रहा है। राहुल गांधी का पहला ट्वीट था कि मोदी की नीतियों ने कश्मीर में आतंकवादियों को पैर पसारने की जगह दे दी। ये भारत को बड़ा रणनीतिक झटका है। राहुल ने दूसरे ट्वीट में लिखा कि पीडीपी के साथ अलायंस करके मोदी को शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन मिला जो भारत को बहुत महंगा पड़ा है। तीसरा, उन्होंने ट्वीट करके ये गणित समझाया है कि मोदी का निजी फायदा बराबर भारत का रणनीतिक नुकसान और निर्दोष भारतीयों के खून की बलि। राहुल गांधी ने अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के लिए जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी की गठबंधन की सरकार को जिम्मेदार बताया है। इसमें कोई नई बात नहीं, क्योंकि कांग्रेस बार बार कहती है कि ये बेमेल गठबंधन की सरकार है, लेकिन अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के नाम पर उन्होंने भारत की रणनीति और कश्मीर में सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इससे पहले उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री सैनिकों के खून की दलाली कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि बार बार आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा को राजनीति का मुद्दा क्यों बना रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी जी जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि देश के किस नेता को खून खराबे से लाभ होता है। शायद 84 के दंगे करवाने वालों को इस बात का अच्छे से ज्ञान होगा। और जहां तक कश्मीर के हालात के लिए कोई जिम्मेवार है, तो मैं ऐसा मानती हूं कि एक व्यक्ति के ऊपर अगर सारा इल्जाम डाल दिया जाए तो उसका नाम नेहरू है। वो अपने परदादा की और अपने परिवार का इतिहास ही ढंग से पढ़ लें तो शायद इस तरीके के प्रश्न पब्लिक के सामने रखना बंद कर देंगे। तो हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं हम उनका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और पेशे से सर्जन हैं और ओडिशा बीजेपी का प्रतिनिधित्व करते हैं। आलोक शर्मा जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और 15 साल से कांग्रेस में सक्रिय हैं। इंजीनियर राशिद जो कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से निर्दलीय विधायक हैं, अलगाववादी विचारधारा के समर्थक हैं। हम तीनों से बात करेंगे, लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल आलोक शर्मा जी से। आलोक शर्मा जी, ये मतलब ऐसा ट्वीट तो ये इशारा कर रहा है कि प्रधानमंत्री खून खराबे को बढ़ा रहे हैं, ये इस तरह का इशारा कर रहा है। ये कैसे संवेदनशील आपके वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है? जब पूरे देश को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना चाहिए था तो वो प्रधानमंत्री पर ये साफ साफ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से भारतीयों की हत्या के लिए जिम्मेदार है। देखिए, मैं समझता हूं उन्होंने जिम्मेदार शब्द इस्तेमाल नहीं किया है किसी भी तरह से। उन्होंने कहा मतलब क्या निकला सर? जो है उनकी वजह से मतलब क्या निकला? बिटवीन द राइट क्या रीड किया जाए? आप निकालिए ना सर। सर मतलब सर मैं मतलब भी बता देता हूं। सर मतलब मैं भी बता देता हूं। आपने सवाल पूछा, आप मेरा उत्तर सुन लीजिए। ना मैं चूड़ियां लेकर बैठा हूं प्रधानमंत्री महोदय के लिए, ना मैं ये कह रहा हूं कि लव लेटर लिखना बंद कीजिए, ना मैं ये कह रहा हूं कि लाहौर में केक खाने क्यों गए थे, ना मैं ये कह रहा हूं कि आईएसआई पठानकोट में जांच क्यों करने आई थी। आप मेरा उत्तर भी तो सुन लीजिए ना। जो अभी लोग कह रहे हैं कि हम आज राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, मोदी साहब से पूछना चाहता हूं, मर जवान मर किसान का नारा कांग्रेस का नहीं था। हेमराज की सर की जब शहादत हुई तो चूड़ियां लेकर बीजेपी के प्रवक्ता बैठे थे, कांग्रेस के नहीं बैठे थे। आज आपको सारी कमियां नजर आ रही हैं। सवाल पूछ लिया जाए तो विद्रोह हो जाता है। राहुल गांधी आप मुझे केवल ये बता दीजिए 200 कह रहा हूं सर, आप सुन लीजिए ना सर। मैं आपका कह रहा हूं आलोक शर्मा जी, मेरा मतलब बड़ा क्लियर है। मैं चाहे तो मैं एक बार फिर से आपको पढ़कर सुना सकता हूं कि राहुल गांधी ने क्या कहा है। मैं पढ़कर सुना सकता हूं। मैं संबित पात्रा जी से भी सवाल पूछूंगा। है मेरे पास, कहें तो मैं पढ़ के सुना देता हूं। पढ़िए फिर, पढ़िए, मैं इसका मतलब बताता हूं आपको। अरे साहब, मतलब आप कुछ भी निकाल लीजिए। मतलब देश समझ लेगा, मुझे निकालने का कोई मतलब नहीं है। आलोक शर्मा जी, मतलब पूरा देश समझ लेगा।
और मैं यही सवाल संबित पात्रा से भी पूछूंगा कि क्यों हेमराज के शर के वक्त आपके प्रवक्ता चूड़ियां लेके बैठे थे। मैं पूछूंगा उनसे, मुझे तो उत्तर दे देने दीजिए, आपका सवाल भी किया और उत्तर भी आप, लेकिन आपको भी समझना पड़ेगा कि राजनीति में बिटवीन द लाइन्स पढ़ा जाता है। सर मैं समझता हूं कि बिटवीन द लाइन्स सब लोग पढ़ रहे, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर उन्होंने कहा कि मोदी साहब की पॉलिसीज की वजह से टेररिज्म को स्पेस मिला, पूरा देश देख रहा है कि टेररिज्म वहां पर बढ़ा है। पाकिस्तान को जो लोग कहते थे लाल आंख करके बात करनी चाहिए, नजरें झुका के उठा के पता नहीं कौन कौन सी बात करते थे, कभी वहां दिवाली मनाई जा रही थी, कभी वहां 80 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा करके घर भाग जाते थे लोग, पूरे देश ने वो भी देखा है। 3D, 5P, 4S, पता नहीं कौन कौन से फार्मूले वहां पर दिए गए और हालत ये हुई कि वहां पर न एक उद्योग गया और NIT में जिन लोगों ने भारत माता की नारे के जय के नारे लगाए उन लोगों के पिछवाड़े लाठियां पड़ी। पूरे देश ने यह भी देखा है कि पिछले 3 वर्ष में कौन कौन सी राहुल गांधी ने समझा दिया। मोदी साहब ने शीर्षासन किया कि मोदी का निजी फायदा बराबर भारत का रणनीतिक नुकसान, ये गणित तो उन्होंने भी समझा दिया आज। मैं समझता हूं कि मेरे सामने ट्वीट है कि मोदी साहब का पर्सनल गेन किस तरह से था कि देखिए मैंने जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की सरकार बना दी है। ये शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में 2 बार जम्मू कश्मीर के अंदर 3-3 महीने तक सरकार नहीं बनी, इनकी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना, क्या पॉलिसीज हैं उनका नहीं पता चला। मोदी साहब और तमाम बीजेपी के लोग जब मंच पर थे तब यह कहा गया कि साहब अलगाववादियों की वजह से यहां पर सरकार बनी है। अगर वहां पर गेन नहीं हुआ है या स्ट्रैटेजिक लॉस नहीं है तो मुझे केवल यह बता दीजिए जिस राज्य के अंदर 2014 में 70% मतदान हुआ था, आज वहां 7% मतदान क्यों हो रहा है? 210 जवान हमारे शहीद क्यों हुए हैं? 1500 से ज्यादा बार सीज फायर का वायलेशन क्यों हुआ है? अब चौड़े में जो चीज पड़ी हुई नजर आ रही है उसको भी अगर मीडिया नहीं देखना चाहेगा तो मैं समझता हूं देश का दुर्भाग्य है। मुझे केवल ये बता दीजिए पठानकोट में जब ISI जांच करने आई तो मोदी साहब और अमित शाह जी के ऊपर क्यों ना सवाल पूछे जाएं? अमित शाह जी ने कहा था बहुत स्ट्रैटेजिक, बहुत प्लस पॉइंट हमारे लिए रहेगा और यह हिम्मत का काम है। पूरे देश को अंधेरे में रखकर अफगानिस्तान से आप उड़े और लाहौर में जाकर रुक गए। हम चूड़ियां लेकर नहीं बैठे, सरकार से सवाल पूछना देश का काम है। अगर वहां पर 2 दिन तक गुजरात की एक बस बगैर किसी चेकिंग के घूमती रहती है और सवाल भी ना पूछा जाए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ठीक है, आप बताइए क्या 3-3 महीने तक सरकार नहीं बनी? क्या इसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में यह नहीं लिखा कि अलगाववादियों से बात करेंगे? आपकी पाक नीति और जम्मू कश्मीर नीति और पूरी विदेश नीति पूरी तरह से चौपट हो गई है। सवाल पूछना विपक्ष का काम है और स्ट्रैटेजिक फेलियर कैसे है मैंने तमाम आंकड़े दिए हैं आपको। देखिए मेरा ये मानना है, हो सकता है मैं गलत हूं, मैं कोई जज नहीं हूं, लेकिन हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन आलोक शर्मा जी, राहुल गांधी ने आज जो लिखा है वो ठीक उसी तरह है जैसे उन्होंने कहा था कि मोदी साहब सैनिकों के खून की दलाली करते हैं। खैर मैं उस सवाल पर भी आ गया हूंगा, लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा कुछ सवाल उठाए हैं उन्होंने जो लॉजिकल है, कुछ सवाल आपके गठबंधन पे उठाए हैं। वाकई आपका गठबंधन अननेचुरल है क्योंकि उस गठबंधन के टाइम प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि एक बाप बेटी की सरकार है और एक बाप बेटे की सरकार, आप दोनों के खिलाफ थे लेकिन दोनों में से एक के साथ जाकर रुक गए। ये बहुत अननेचुरल अलायंस है और इसकी कीमत क्या कश्मीर चुका रहा है? जो सवाल उठा रहे राहुल गांधी। दीपक जी, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए ये लोकतंत्र है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान है। स्वाभाविक है अगर जिस प्रकार की आतंकी घटना हुई अभी अमरनाथ में, ये बहुत दुखद विषय था और एक स्वस्थ लोकतंत्र का काम होता है जो विपक्ष में होता है वो सवाल जरूर उठाए, वरना ये लोकतंत्र होगा ही नहीं। मगर सवाल उठाने का भी एक बुद्धिमान तरीका होता है, सवाल उठाने का एक वाजिब तरीका होता है। सवाल ऐसे उठाना चाहिए कि किसी को बुरा ना लगे, और किसी को बुरा ना लगे मेरा मतलब है कि आप भारतवर्ष के 125 करोड़ लोगों को एक तरह से आप धोखा दे रहे हैं इस प्रकार के सवाल से। देखिए जब से ये आतंकवादी घटना हुआ, आपने राहुल जी में बहुत ज्यादा इको हो रहा है, आप अगर कहे अपने पीसीआर में इको बंद करा दे। नंबर 1 जी धन्यवाद। देखिए जब से ये आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, राहुल गांधी जी का एक भी ट्वीट आतंकवाद के ऊपर या आतंकवाद को प्रहार करते हुए LET का नाम लेते हुए या पाकिस्तान के ऊपर एक भी ट्वीट नहीं है जहां तक मैं जानता हूं। पहले दिन से ही ट्वीट नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी। देखिए दीपक जी, यहां सब परिपक्व लोग बैठे हैं, हम अब जिस प्रकार लड़ रहे हैं, पर्सनल गेन ऑफ मोदी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेररिज्म इन इंडिया एंड कश्मीर। टू बी फेयर टू राहुल गांधी जी, एक मिनट, टू बी फेयर टू राहुल गांधी जी, 10 जुलाई को उन्होंने आतंकवादियों को कायर लिखा था
तो अगर ये कहा जाए कि उन्होंने आतंकवादियों को कंडेम नहीं किया तो ये भी गलत होगा। नहीं, ठीक है, मैंने कहा जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने राहुल जी का बहुत सारा कोई पाकिस्तान विरोधी ट्वीट नहीं देखा, बल्कि सारा कुछ वो मोदी जी के डोर स्टेप पे लाके छोड़ देते हैं। बहरहाल आप देखिए, आपका एक सबसे बड़ा विश्व का चैनल है, आपको इतने लोग देखते होंगे, जो आतंकवादी किसी कोने में छुप के बैठा होगा वो आज हंस रहा होगा, वो बोल रहा होगा हम तो यहां बैठे हुए हैं, ये तो आपस में लड़के मर जाएंगे, ये आपस में ही अपने प्रधानमंत्री को गाली गलौज करते रहेंगे, ये वही राहुल गांधी है। देखिए, जिन्होंने खून की दलाली कही, उसके बाद संजय निरुपम जी ने कहा कि ये आर्मी झूठ बोलती है क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक तो हुआ नहीं। उसके बाद चिदम्बरम साहब ने कहा ये मेजर गोगोई को जो बांध के चलाया था दार को, ये गलत काम किया था, आर्मी को ऐसा नहीं कहना चाहिए। उसके बाद संदीप दीक्षित ने निकलकर कहा आर्मी के चीफ जो हैं वो सड़क के गुंडे हैं। और आज संदीप दीक्षित जी ने पुनः एक बयान दिया है कि ये गुजरात की जो गाड़ी है जिस पर आक्रमण हुआ आतंकवादियों का, ये इसलिए हुआ, कहीं ना कहीं इसमें षड्यंत्र की बू आती है क्योंकि गुजरात के चुनाव है। आप क्या बोलना चाहते हैं? मतलब ये इंडिया की आर्मी और इंडिया के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार ये आतंकवादी गतिविधियां करवा रही है। इससे जघन्य, इससे निकृष्ट और इससे खराब कोई सोच हो नहीं सकता है। देखिए दीपक जी, मैं आपको बताऊं राहुल जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। राहुल जी के कोई राजनेता तो मंझे हुए है नहीं, वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ठीक कहा था, वो जाने जाते हैं अपनी छुट्टियों के लिए, तो बीच बीच में छुट्टी में चले जाते हैं और बीच बीच में जब भारत आते हैं तो ही हाइपर वेंटिलेट्स। उनको लगता है मुझे कॉम्पेंसेट करना है, मैं तो 2 महीने नहीं था, अब थोड़ा सा 2-4 ट्वीट करके कॉम्पेंसेट करूंगा। इसलिए कंट्रोवर्शियल ट्वीट करके, एक षड्यंत्रकारी ट्वीट करके, अनाप शनाप ट्वीट करके एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करके अपनी मौजूदगी को महसूस कराने की कोशिश करते हैं। मगर जो कहा जाता है, बड़ा फेमस सेइंग है कि आप नाम अच्छे काम करके भी कर सकते हैं और आप बदनामी से भी नाम कर सकते हैं। तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं अपना नाम बदनामी से प्राप्त कर रहे हैं, अच्छे कामों से तो कदाचित कर ही नहीं रहे हैं। चलिए अगले सवाल में मैं इंजीनियर राशिद पर जाऊंगा, लेकिन आलोक शर्मा जी एक बड़ा सीधा सवाल, राहुल गांधी की जो राजनीतिक कैपेबिलिटी है, लोग उसको लेकर कई तरह के सवाल उठाते हैं। सवाल इसलिए नहीं कि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, सवाल इसलिए कि वो हमेशा नॉन सीरियस अप्रोच रखते हैं। जब राष्ट्रपति के लिए व्यक्ति का नाम चुनना था तब वो चले गए अपने नानी के घर, जब बजट का सेशन होना था और बजट पास होना था तब वो चले गए छुट्टियों पे, और 2 महीने कहां रहे किसी को पता नहीं। अगर राहुल गांधी ऐसा करेंगे और आने के बाद ये बोलेंगे कि सैनिकों के खून की शहादत का जो है वो फायदा उठा रहे हैं मोदी, और जो मोदी का जो है पॉलिटिकल गेन और निजी फायदा बराबर भारत का कूटनीतिक नुकसान, तो लोग क्या समझेंगे? देखिए, मैं समझता हूं देश की जनता समझती है। और जहां तक राहुल गांधी जी की पर्सनल इमेज की बात है, इंदिरा गांधी जी को भी आरएसएस जो है वो गूंगी गुड़िया कहा करती थी, और वही इंदिरा गांधी थी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। तो किस तरह से किसी व्यक्ति के पीछे क्या इमेज बनाने का प्रयास करता है और कौन करता है, वो पूरा देश जानता है। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। जहां तक मूल मुद्दे की बात है, आज अगर आपने 3-4 मूल मुद्दे उठाए हैं, मेजर गोगोई की बात हुई है, अभी मेजर गोगोई के खिलाफ एफआईआर हुई है और बीजेपी चुपचाप बैठी हुई है। जिस व्यक्ति को, जिस आतंकवादी पत्थरबाज को वहां पर जीप के सामने बांधा गया था, उस व्यक्ति को वहां का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो 10 लाख का इनाम देता है। बुरहान वानी के भाई को 4 लाख का इनाम वहीं की सरकार दे रही है। इनाम है या पुरस्कार है, कुछ भी कह लीजिए उसको। मैं समझता हूं कि इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी जी अगर छुट्टी पर चले गए थे, राष्ट्रपति पद का जो हमने उम्मीदवार दिया वो चुनाव लड़ रहा है, वो चुनाव होगा बहुत अच्छे से, और हम पूरा सीना ठोक कर चुनाव लड़ेंगे। आज का जो मुद्दा है, आपने कहा साहब, उन्होंने कहा खून की दलाली शब्द का इस्तेमाल वहां पर हुआ, बिल्कुल, लेकिन वही राहुल गांधी थे सर्जिकल स्ट्राइक पे सबसे पहले उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार ने पहला काम किया है, लेकिन 4 दिन तक वहां पर पहले दिन ठीक बोलते हैं, दूसरे दिन थोड़ा तीसरे दिन पूरा गड़बड़ाते हैं, और उसके बाद लगातार एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जिस दिन राहुल गांधी बोलना करते। दीपक भाई उत्तर देने दीजिए मुझे, आप दीजिए दीपक भाई मुझे उत्तर देने दीजिए। क्यों कहा गया वो, क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि देश का डिफेंस मिनिस्टर जो है वो आज तक हमें परमानेंट नहीं मिला इस सरकार में। 3.5 साल हो गए हैं, और जितनी आर्मी के ऊपर डिबेट पिछले 3.5 साल में टीवी चैनल्स पे हुई है, कभी नहीं हुई है। हमारे वहां पर उरी में 22 जवान शहीद हुए और डिफेंस मिनिस्टर आगरा में जाकर पगड़ी बंधवा रहे हैं और तलवार खिंचवा रहे हैं कि मैं नहीं कर दिया है।
डिफेंस मिनिस्टर ये कहते हैं कि हमारी आर्मी को उसकी ताकत का नहीं पता था, ये तो हनुमान है, इसको ताकत बताना पड़ा है। आप आर्मी का अपमान करते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक इसलिए हो गया कि आरएसएस से हमें प्रेरणा मिल गई। उसके बाद कहा गया है कि आप खून की दलाली मत कीजिए, आर्मी के ऊपर राजनीति मत कीजिए। मैं आज भी पूरी तरह से स्टैंड करता हूं, मेरी पार्टी भी पूरी तरह से स्टैंड करती है। अब 3-4 विषय यहां पर जो नए आए हैं कि आप यहां पर मुझे केवल यह बता दीजिए कि ईद से पहले दिन जिन 700 से ज्यादा पत्थरबाजों को हमारी सरकार ने जेल की सलाखों के पीछे भेजा था, पीडीपी के गठबंधन की सरकार ने वहां पर बीजेपी साहब ने क्यों उसको, बीजेपी की सरकार ने क्यों छोड़ा उनको? मोदी साहब भाषण देते हैं कि पत्थर नहीं लैपटॉप होना चाहिए, और फिर उधर 700 पत्थरबाजों को वहां पर पिछले दरवाजे से आप छोड़ देते हैं। मानसरोवर की यात्रा पर तमाम भाषण दिए जाते हैं, लेकिन मानसरोवर की यात्रा जब रुक जाती है तो मोदी साहब एक शब्द नहीं बोलते हैं। अमरनाथ की यात्रा पर 2008 में क्या हुआ था? पूरा जम्मू कश्मीर इन लोगों ने जला दिया था। लेकिन आज क्या हो रहा है कि आज पाकिस्तान जिम्मेदार है। यही मोदी साहब थे जो कहते थे कि बॉर्डर पर प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां है? दिल्ली में बैठी सरकार में, मां बेटे की सरकार में प्रॉब्लम है। मोदी साहब के सरकार में, मां बेटे की सरकार में प्रॉब्लम है। मोदी साहब के भाषण सुनिए चुनाव के कश्मीर के, क्या क्या कहते थे वो, ये बाप बेटा, ये बाप बेटा, ये बाप बेटी, और उसके बाद आप शीर्षासन कर गए पूरी तरह से, उन्हीं के साथ सरकार बना ली। पीडीपी के साथ जो आज राहुल गांधी जी ने कहा है कि गठबंधन जो है वो पूरी तरह से अनैतिक है, वो पूरा सच है। पीडीपी का इतिहास रहा है कि उन्होंने रात को जा जाकर आतंकवादियों का मनोबल बढ़ाया है। आप बताइए, यही पीडीपी कई साल पहले, अरे सुन लीजिए आलोक शर्मा जी, यही पीडीपी कई साल पहले कांग्रेस का लाई था, आपको पता है ये बात? लेकिन इस तरह का आपको पता है ये बात? पहली सरकार मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बनाई थी, वो कांग्रेस के साथ बनाई थी। सर 3 साल का फॉर्मूला हुआ था आपका, क्योंकि आप आरोप लगा रहे हैं तो अपने गिरेबान में भी झांकना पड़ेगा। अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो अपने गिरेबान में भी झांकना पड़ेगा। पीडीपी को घाटी में खड़ा किसने किया? कांग्रेस ने खड़ा किया। अगर हमसे कहीं गलती हुई होगी तो गलती मानेंगे हम, लेकिन हमने आईएसआई को कभी जांच के लिए हिंदुस्तान में नहीं बुलाया। 200 से ज्यादा दिन तक कर्फ्यू रहा है पिछले 2.5 साल में, 50 स्कूल जल गए हैं, 225 जवान शहीद हो गए, लेकिन 56 इंच का सीना अभी भी जिंदा है। मर जवान मर किसान का नारा देते थे। चलिए मैं संबित पात्रा जी के पास जाता हूं। संबित पात्रा जी, अब आप केक खा के आते हैं। संबित पात्रा जी, क्या हुआ था? मेरे 3 सवाल आप मुझे बताइए ना। 1500 से 3 मुद्दों को उठाना चाहता हूं। संबित पात्रा जी पर शहीद हो गए। ठीक है आलोक सवाल मत पूछिए। ठीक है आलोक जी, संबित जी मैं 3 सवाल उठाना चाहता हूं। अगर जेएनयू के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह नारे लगते हैं, तो हम सबको लगता है कि ये नारे जो हैं वो देश के खिलाफ हैं। लेकिन अगर कश्मीर में, श्रीनगर में कोई भारत माता की जय लगाता है तो उसकी भी पिटाई हो जाती है। दूसरी बात, जो डार है जिसको जीप से मेजर गोगोई ने बांधा था और जिसकी पूरे भारत में और कश्मीर में भी कई लोगों ने अप्रिसिएशन की थी कि इसने 15 कश्मीरियों को बचाया, मेजर गोगोई ने, उन डार्स को क्यों आखिरकार मानवाधिकार कंपनसेशन दे देता है 10 लाख का, और पत्थरबाजों को क्यों छोड़ा जाता है? ये ड्यूल राजनीति दिल्ली में अलग और श्रीनगर में अलग बीजेपी की समझ नहीं आती। देखिए दीपक जी, किसी प्रकार की ड्यूल राजनीति नहीं है, कोई डबल स्पीक नहीं है। आप देखिए, मैं आपको आपने 3 प्रश्न पूछे, तीनों का एक एक करके उत्तर देता हूं। पहला उत्तर मेजर गोगोई का। मेजर गोगोई के विषय में तमाम बाकी पार्टियों में, कांग्रेस ने उसकी निंदा की कि मेजर गोगोई को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद अमित शाह जी ने उसकी तारीफ की और उसके बाद आरबी कमेंडेशन भी दिया गया हमारे रिकमेंडेशन के पश्चात। हमारा बड़ा सही मानना है कि मेजर गोगोई को सैल्यूट, और मेजर गोगोई ने सही किया। जहां तक स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का कंपेंसेशन देने की रिकमेंडेशन की बात है, देखिए स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ना तो सरकार चलाती है ना सरकार के अधीन आती है, वो एक ऑटोनोमस क्वासी जुडिशियल बॉडी है। जिस प्रकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ना सरकार चलाती है ना सरकार के निर्देश अनुसार काम करती है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन क्या रिकमेंडेशन करती है इस पर हम जोर नहीं कर सकते हैं। मगर मैं तो बड़ा स्पष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते कहता हूं, देखिए हमारी कुछ ड्यूटीज है, मैं स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के खिलाफ तो नहीं कह सकता, मगर मैं कमीशन को कहूंगा कि आप इन अमरनाथ यात्रियों के ह्यूमन राइट के विषय में कुछ नहीं कह सकते क्या? इनके विषय में कभी सोचा है आपने? ये जो आर्मी के जवान मर जाते हैं, इनके विषय में कभी सोचा है? ये स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी ठीक कांग्रेस पार्टी की तरह सोच रही है, जहां केवल नक्सली और आतंकियों के ह्यूमन राइट हैं, मगर जो मनुष्य मारा जाता है, जो आर्मी के जवान मारे जाते हैं, उनका कोई हक नहीं है, उनकी कोई राइट्स नहीं है क्या?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई अब कभी अपने स्टैंड से डगमगाती नहीं, नंबर एक। नंबर दो, आपका जो प्रश्न था कि देखिए पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी ये गठबंधन में क्यों आ गई, हम तो मां बेटी बोलते थे, हम तो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। देखिए, ये लोकतंत्र है, एक को 25 सीट मिला, एक को 28 सीट मिला, तो हम क्या बोलते कि नहीं हम डिक्टेटर हो जाते हैं, छोड़ो, हम तो आके किसी प्रकार सत्ता पे काबिज कर देंगे, छोड़ो, हम सत्ता में जिस प्रकार से लोकतांत्रिक चुनाव के परिणाम आए उसको मानेंगे ही नहीं। हमने चुनाव को सराखर आंखों पे धारण किया, हमने उसको स्वीकार किया। 28 और 25 सीट को आके बराबर सरकार बनाना था, नहीं तो क्या हम कांग्रेस को सरकार बनाने देते जिसको 12 सीट आई थी, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को सरकार बनाने देते जिनको सीट नहीं आई थी। तो स्वाभाविक है लोकतांत्रिक तरीके से जिसको जितनी सीट आएगी उन्हीं को सरकार बनाना है। तीसरी बात है, यह आतंकवाद कोई बीजेपी और पीडीपी के गठबंधन से गठित हो गया, आतंकवाद प्रकट हो गया, ऐसा तो नहीं है। आतंकवाद तो आज 30 वर्षों से पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड हो या इंटरनल ग्रोन हो कश्मीर में, वो तो 30 वर्षों से कश्मीर में है। और किस कारण से है? ये फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, 4 पुस्त की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस और पीडीपी की मिलकर सरकार थी, कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला के मिल की सरकार थी। तो ये लोग उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? आज जो राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं कि आतंकवाद क्यों आ गया, अरे भैया क्यों आ गया ये तो आपको बताना है। आपने जिस प्रकार से तुष्टीकरण की नीति वहां की, छोटे छोटे गांव में जिस प्रकार वहाबी मस्जिद खोल दिया आपने, सऊदी अरब से पैसे आके वहाबिज्म, भैया वहां पे जो छोटे छोटे गांव हैं वहां के लोगों के पास करोड़ों खरबों रुपए कैसे आ गए कि वहाबिज्म के नाम पे मस्जिद खुल गया और वहां सलाफिज्म पढ़ाने लगा। आप वहां सूफियों को बाहर कर दिया आपने, सूफिज्म पढ़ाई नहीं जाती है जो कि सिंक्रेटिक कल्चर था पहले कश्मीर का, उसको दरकिनार करके आपने वहाबिज्म को 30 वर्षों तक फैलाया, उसका आज ये नतीजा है। तो देखिए, स्पेड हैज टू बी कॉल्ड अ स्पेड। जो सच्चाई है उसको जब तक हम सच्चाई नहीं बोलेंगे, रेडिकल इस्लाम को कांग्रेस ने बढ़ावा दिया, पूरे देश ने बढ़ावा दिया, केरला में बढ़ावा दिया, कश्मीर में बढ़ावा दिया, क्योंकि इनको वोट बैंक चाहिए था। और आज वही रेडिकल इस्लाम भस्मासुर बन गया है। वो आज हमारे ही देश के सर के ऊपर हाथ रख के हमारे देश के सिंक्रनी को, हमारे देश के शांति को समाप्त करना चाहता है। ये नेहरू जी से लेकर पूरे गांधी परिवार ने इसी विषय को अपीजमेंट और तुष्टीकरण के नाम पे आगे बढ़ाया है। लेकिन आपने मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि जो बच्चे भारत माता की जय के नारे लगाते हैं उनकी पिटाई श्रीनगर में क्यों होती है? नहीं होनी चाहिए दीपक जी, बिल्कुल दो मत नहीं है। जिन्होंने पिटाई की वो कायर हैं। और भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की तरह जाके कन्हैया कुमार और वो जो क्या नाम है दूसरों का नाम भी मैं नहीं जानना चाहता हूं, अनिर्बान इत्यादि, जो लोग भारत माता के टुकड़े के नारे लगाते थे, उनके साथ हम खड़े नहीं होते हैं। हम बिल्कुल दिल में सफाई रखते हैं, भारत माता की जय कहते हैं, भारत के लिए जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। हमारा कोई डबल स्पीक नहीं है कि यहां पर जाके कन्हैया के साथ खड़े हो जाएंगे और झूठी आंसू वहां बहाएंगे। जिन लोगों ने पिटाई की थी उनकी हमने भर्त्सना की थी, उसके बाद इंक्वायरी भी हुई थी, उन सारे बच्चों को लेकर पुनः उस कॉलेज में स्थापित भी किया गया और हम उन सबके साथ खड़े हैं। अरे अपने देश में भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो क्या जाके इटली में नानी घर में बोलेंगे? नहीं, आलोक शर्मा जी, आप मुझे बताइए कि राहुल गांधी इतने सेल्फ गोल क्यों करते हैं? राहुल गांधी ने जो ट्वीट लिखा है वो प्रधानमंत्री का तो है ही, साथ ही साथ अप्रत्यक्ष रूप से सेना का भी अपमान है। जब संदीप दीक्षित ने जनरल बिपिन रावत के एक स्टेटमेंट पर सवाल उठाए थे तो राहुल गांधी ने फरमान जारी किया था, सेना के बारे में कोई टिप्पणी न करे। अब उसी सेना के बारे में जो अमरनाथ यात्रा की इंचार्ज है, जो अमरनाथ यात्रा की देखरेख कर रही है, उस पर सवाल उठाकर राहुल गांधी खुद सेना पर सवाल उठा रहे हैं, उसकी काबिलियत पर सवाल उठा रहे हैं, उसके इंटेंशंस को डाउट कर रहे हैं, क्योंकि आखिरकार वो प्रधानमंत्री होता है जो सेना का मुखिया होता है एक लोकतांत्रिक प्रजातंत्र में। देखिए, मैं समझता हूं प्रधानमंत्री अगर मुखिया है तो 36 घंटे से उन्होंने बाहर आकर कोई भी स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया है? अगर वो पूरी तरह से सब चीजों का संचालन कर रहे हैं तो 3.5 साल में एक परमानेंट डिफेंस मिनिस्टर इस देश को क्यों नहीं मिला? तो प्रधानमंत्री महोदय से सवाल क्यों ना पूछा जाए? ये बहुत सोचने की बात है। सेल्फ गोल की बात किसी का भी नजरिया हो सकता है। ये आपकी अगर स्टेटमेंट है तो मुझे आपत्ति है, और सवाल है तो मैं कहूंगा कि लोकतंत्र का ये हिस्सा है। जहां तक बात है कि टुकड़े, जिन लोगों ने नारे लगाए कि भारत के टुकड़े होंगे, उनमें से कोई अरेस्ट नहीं हुआ आज तक। अभी कह रहे हैं कि सब भारत के अंदर भारत माता की जय के नारे नहीं लगेंगे तो नानी के घर लगेंगे। ये लफाजी बंद कर दीजिए आप लोग।
उन लोगों को, जिन स्टूडेंट्स को वहां पर हाथ पैर तोड़ दिए गए, उन्होंने 20 दिन तक जंतर मंतर पर धरना दिया और 1500 में से केवल 350 बच्चे वापस गए हैं, बाकी सबने एडमिशन ड्रॉप कर दिया। ये देश के अंदर आप मीडिया के माध्यम से नकली राष्ट्रवाद फैलाना बंद कर दीजिए। जहां तक बात है गोगोई की, गोगोई के ऊपर सरकार की तरफ से जो जिस तरह का एक्शन हुआ उसमें एफआईआर हुई है और जांच चल रही है। एक मेजर गोगोई साहब से आप मीडिया के माध्यम से जिस तरह की स्टेटमेंट दिला रहे हैं, उसमें भी आपका पूरी तरह से सेना का राजनीतिकरण करना था। और यहां तक हमारी बात है, हमने से कैप्टन अमरिंदर ने खुद कहा था कि जिस तरह से मेजर गोगोई ने किया, मैं भी अगर होता तो मैं भी वही करता। इसलिए झूठ बोलना कम से कम बंद कर दें आप लोग। इसके बाद आपका बात आई स्टैंड की, बीजेपी का स्टैंड नहीं परिवर्तित होता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत और धारा 370 आप लोगों ने 50 साल तक, 70 साल तक भुनाई। वो कहते थे 2 निशान 2 विधान, इनके अंदर हम काम नहीं करेंगे। और मोदी जी की सरकार भाजपा की आज वहां पीडीपी के चरणों में उन्हीं 2 निशान और 2 विधान के नीचे लोटपोट हो रही है चरणों में उनके। तो स्टैंड धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, एक रिप्लाई केंद्र सरकार नहीं देती है। 3.5 साल में धारा 370 का नाम जो लोग पानी पी पी के कोसते थे, आज एक बार भी मोदी जी के मुंह से 3.5 साल में धारा 370 का नाम नहीं निकला है। आप हर चीज को केवल वहां पर वहाबिज्म हो गया है, कांग्रेस ने मस्जिद बनवा दी है। अरे भाई, हिंदू मुस्लिम हर चीज में करना छोड़िए। मोदी जी कहते थे मैं 1 महीने के अंदर इस समस्या का समाधान कर दूंगा, लेकिन दुखद है कि बीजेपी के प्रवक्ता आज टीवी पर बैठकर उनसे ऐसा लग रहा है कि उनको जम्मू कश्मीर की समस्या का सा भी नहीं पता चला है 3.5 साल में अभी तक। और अगर आप लोग 56 इंच के सीने के साथ थे और बहुत बुद्धिमान थे और आप लोग बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे, तो 3.5 साल में समस्या बढ़ी क्यों, कम क्यों नहीं हुई? ठीक है। 2012 में 5.5 लाख टूरिस्ट वहां पर गए थे कश्मीर के अंदर, इस बार 5% गए हैं। क्यों ऐसा है? जहां पर 70% पोलिंग हुई थी 7% पे क्यों आ गई? आप बताइए राष्ट्रवादी महोदय। कांग्रेस के तो 2 प्रधानमंत्री शहीद हो गए आतंकवाद से लड़ते हुए, आपकी तो चूहिया भी नहीं मरी। ठीक है, ठीक है। आलोक शर्मा जी, आपने अपनी बात कही, लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा, 1 मिनट के लिए मैं इंजीनियर राशिद को भी लूंगा। लोग फिर चले गए, उनके साथ हमारा कनेक्शन कट रहा है। संबित पात्रा जी, जवाब। अच्छा, मैं बोलूं कि इंजीनियर राशिद जी से? आपसे सवाल है, उनका कनेक्शन कट गया है। जी देखिए दीपक जी, मैं बड़े ध्यान से देख रहा हूं कि कांग्रेस के रिएक्शन को। मैंने आपको शुरू में ही कहा है कि लोकतंत्र है, कांग्रेस या कोई भी पार्टी अगर कुछ सवाल पूछना चाहे बिल्कुल स्वागत है। मगर एक बात मैंने ऑब्जर्व किया है, कांग्रेस के हर सवाल में केवल इतना है कि सत्ता क्यों नहीं छोड़ देते हैं, सत्ता में ही रहना है, सत्ता में हो इसीलिए आतंकवादी, सत्ता में या पीडीपी के साथ हो इसीलिए आतंकवाद हो रहा है। बस यही होना है कि सत्ता छोड़ दो और राहुल गांधी जी को सत्ता दे दो। ये जब पीडीपी के साथ आ जाए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आ जाए, सब कुछ ठीक है। ये पीडीपी के साथ पहले भी थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ पहले भी थे, तब सब कुछ ठीक है। मगर भारतीय जनता पार्टी अनकंपैटिबल है, नॉन कंपैटिबल है जम्मू कश्मीर में। क्यों है? भारतीय जनता पार्टी अगर जम्मू से जीत के आई है तो जम्मू के लोगों का कोई अधिकार नहीं है। हम कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं तो कश्मीरी पंडितों का कोई अधिकार नहीं है, हम इनकम्पैटिबल बन जाते हैं। इस प्रकार का सोच क्यों है? गुलाम नबी आजाद पार्लियामेंट में भी खड़े होकर कहते हैं कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में किसी भी कीमत पे कोएलिशन या अपने दम पर अगर आएगी तो वहां आतंकवाद बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वो हिंदू पार्टी को रिप्रेजेंट करती है। इसी में छुपा है गूढ़ रहस्य। आप नहीं चाहते हैं कि वहां किसी भी कीमत पर, मैं तो नहीं कहता हूं कि कह रहा हूं आप लोगों को जम्मू कश्मीर अभी सबका साथ सबके विकास में विश्वास करती है, मगर आप लोगों ने इस परसेप्शन को दिया है कि ये केवल हिंदू पार्टी है और इसलिए ये जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी तो फिर ये काफिर है और इसको तो रेडिकल इस्लाम द्वारा समाप्त ही किया जाएगा। ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट और ये गलत धारणा जो कांग्रेस फैला रही है, ये अनुचित है और हम इसके खिलाफ हैं। और दूसरी बात याद रखिए, ये आपस की तू मैंने में किसी को बेनिफिट हो रहा है तो ये आतंकवादियों को ही बेनिफिट हो रहा है। ठीक है आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगा। अनफॉर्चुनेटली इंजीनियर साहब को मैं अभी तक नहीं जोड़ पाया हूं क्योंकि लाइव उनका बार बार कट रहा था। लेकिन इंजीनियर राशिद साहब, क्या आप जैसी एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा के लोगों के चलते ही आतंकवाद और सेपरेटिज्म पल बढ़ नहीं रहा है वैली में? पहले मैं आपसे ये अर्ज करूं कि आप थोड़ा लेट आए, आपने बीच में बोलने का मौका नहीं दिया। उम्मीद है कि आप बात करने देंगे। एक्सट्रीमिज्म क्या होता है? हम एक्सट्रीमिज्म में यकीन नहीं रखते हैं। हम प्योरली मानते हैं कि जम्मू कश्मीर एक पॉलिटिकल डिस्प्यूट है। और मैं पहली बार आपसे कहूंगा
मीनाक्षी लेखी ने भी कहा कि जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो सारी मुसीबतों की जड़ हैं। मैं कांग्रेस के आलोक जी से बड़े अदब के साथ पूछना चाहूंगा, आपकी वजह से ही इस वक्त जितने भी लोग मरे 47 से आज तक, ये सारा खून कांग्रेस के लीडरों के सिर पे है। हमें बीजेपी से उतना शिकवा नहीं, मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमें उम्मीद है कि अगर बीजेपी सामने से वार करती है तो कांग्रेस के लोग पीछे से सेक्युलरिज्म के नाम पर जो निकाब इन लोगों ने पहनी है, जितनी भी मुसीबतें कश्मीर में, उसकी जड़ कांग्रेस है। आप क्यों गए थे यूनाइटेड नेशन में? आपने शिमला एग्रीमेंट क्यों किया? आपने 71 में बांग्लादेश क्यों बनाया, जो भी आप फखर से कह रहे थे आलोक शर्मा जी, हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, तो पाकिस्तान बदले में आज हमें काट रहा है, आपको काट रहा है, सारा हिंदुस्तान परेशान है। लिहाजा कांग्रेस के लोगों से मेरी गुजारिश होगी, आपने कश्मीर में एक बात कही है, जम्मू में एक बात कही है, दिल्ली में एक बात कही है, और आप अभी कह रहे थे कि मोदी जी लाहौर गए। लाहौर नहीं चाहते तो क्या करते? जब तक बातचीत नहीं होगी, मैं कांग्रेस से गुजारिश करूंगा, आप राजनीति से ऊपर उठकर कश्मीर मसले के समाधान के लिए मोदी जी से कहिए हम आपके साथ हैं, ताकि पता चले कि यहां अमन और शांति लाने में, कश्मीर मुद्दे के हल करने में कौन रुकावट है। आलोक जी, हम आपसे यह पूछना चाहेंगे, जो आपने अभी मतलब इसमें हिंदू मुस्लिम को मत लाइए, लेकिन कश्मीरियों को सबसे ज्यादा दुख कांग्रेस ने दिए, हम ये मानते हैं। चाहे अफजल गुरु की फांसी थी, मकबूल बख्श की फांसी थी, चाहे यहां पर हमारी जो इंटरनल अटानवी थी, उसको सारा अफजल गुरु और मकबूल बख्श आतंकवादी थे, इंजीनियर राशिद साहब उनकी फांसी, उसको सारा अफजल गुरु और मकबूल बख्श आतंकवादी थे, इंजीनियर राशिद साहब उनकी फांसी की बात मैं नहीं सुनूंगा। अफजल गुरु और मकबूल बख्श दोनों आतंकवादी थे। टू सेटिस्फाई द कलेक्टिव कॉन्शियंस ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। उस वक्त कांग्रेस की यह मंशा थी कि अब्दुल गुरु को राहुल गांधी जी हैं वो हिंदुस्तान के तख्त पर बैठे, दे वर नॉट सिंसियर। उन्होंने अब्दुल गुरु को हिंदुस्तान के लिए नहीं मारा, इन कांग्रेसियों ने अब्दुल गुरु को इसलिए मारा कि साबित कर सके कि बीजेपी वालों से भी 2 कदम हिंदुस्तानी है। ये मैं दिल से आपको कहता हूं, और मुझे बताइए अगर अब्दुल गुरु आतंकवादी था, एक्सट्रीमिस्ट आप हो, आप तो आदमखोर निकले। आपने मुझे मौका दीजिए, आप भी एक्सट्रीमिस्ट हो, आप भी एक्सट्रीमिस्ट हो, गुरु को अपना नेता मानते हो और इतना चिल्लाते हो यहाँ पे आके। अभी निर्मल सिंह जी का बयान ये मैं आपको दिखा रहा हूं, हमारे डिप्टी सीएम, उन्होंने कहा मिलिटेंटों ने यात्रियों पर हमला नहीं किया, ये कोई सिक्योरिटी लैब था, और अब वहां बैठ के सारे कश्मीरियों को गालियां निकाल रहे हैं। कश्मीरी सिर्फ इतना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के मसले का समाधान हो। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग नहीं है, न पाकिस्तान। ये इस बात पे मैं करता हूँ, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। सबसे पहले डॉक्टर संबित पात्रा आप जवाब दीजिए, पाकिस्तान का है। जम्मू कश्मीर का मुद्दा हल कीजिए, जम्मू कश्मीर को राजनीति का अखाड़ा। सबसे पहले संबित पात्रा जी आप जवाब दीजिए, फिर आलोक शर्मा। नहीं जी को शांत किया जाए, मत लड़िए, ठीक है। पहले संबित पात्रा, देखिए, और पहले के बाद आलोक शर्मा। मैं समझता हूं पहले तो मुझे दुख होता है कि राशिद इंजीनियर जैसे लोगों के साथ मुझे रोज रोज डिबेट करना पड़ता है, जो हिंदुस्तान की चैनल में बैठ के हिंदुस्तान का एमएलए होते हुए हिंदुस्तान के खिलाफ अनर्गल जहर उगलते रहता है और कहता है कि हिंदुस्तान का इंसानी कश्मीर, आप कश्मीर का एमएलए, आप हिंदू बैठ जाओ। फ्लड में बह जा रहे थे, फ्लड में बह जा रहे थे, इंडिया की आर्मी ने तुम्हें बचाया, और फिर भी नमक हरामी देखो, नमक हरामी देखिए इस आदमी की नमक हरामी देखिए। ये फ्लड में, बाढ़ में बह जा रहा था, इसको इंडिया की आर्मी ने बचाया। ये बह के पाकिस्तान में किसी गंदे नाले में लगता, इसको इंडिया की आर्मी ने बचाया। और ये नमक हराम को देखिए किस प्रकार से यहाँ नमक की नमक जो गरीब से गरीब आदमी भी अगर नमक खाता है, देश की सेवा करता है, आप कैसे आदमी है, आप कैसे व्यक्ति हैं? खून चूस रहे हो। अरे आप है नमक हराम, आप इस देश का खाते हैं, पाकिस्तान का गाते हैं। धिक्कार है आप जैसे लोगों के ऊपर, धिक्कार है आप जैसे लोगों के ऊपर। और आप जैसे लोगों के कारण ही आतंकवाद में इजाफा हुआ है। आप लोगों ही वो आप ही वो स्लीपर सेल जिन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। जब आपने जन्म नहीं लिया था जेएंड के तब भी डिस्प्यूटेड था, आपकी धमकियों से कश्मीरी डरने वाले। अरे भैया देखिए, कश्मीरी भारतीय है, आप जितना कितना कश्मीरी बता रहे कश्मीरी भारतीय है, सुन लीजिए, इशू नहीं है, हम हिंदुस्तान के दुश्मन नहीं हैं। इनको जरा बताइए, शांत रहेंगे। अरे मैं कब जन्म हुआ,
जो कश्मीर का नाम है ना ऋषि कश्यप के नाम पे हुआ है। आपके परदादा भी जन्म पर नहीं हुए थे जब ऋषि कश्यप के नाम पे कश्मीर का नाम पड़ा। आप हमें क्या सिखाएंगे जन्म कब हुआ? आलोक शर्मा, क्या ये वही लफ्ज नहीं हो गए जो आप, क्या ये वही लफ्ज नहीं हो गए जो राहुल गांधी पीएम के लिए कह रहे हैं? जो कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं, जिन्होंने मुसलमानों का जीना हराम कर दिया, जो आज इसराइल के दोस्त बन गए। मैं समझता हूँ इंजीनियर राशिद लेते हैं, मुसलमान अलग है, रेडिकल इस्लामाइजेशन अलग है। आप जैसे लोगों ने रेडिकल इस्लामाइजेशन को बढ़ावा दिया है, आप जैसे लोगों ने आतंकवादियों और आतंकवादियों को बढ़ावा दिया है। इस नहीं पहुंचेंगे हम। देश का आप नमक हरामी करते हैं। अरे पाकिस्तान चले जाना इस डिबेट के बाद। आप JNK को आप पॉलिटिकल अखाड़ा बत बनाइए। दिल्ली के सिंहासन की लड़ाई कोई अखाड़ा नहीं, मगर आप जैसे गद्दारों को थोड़ा इंजीनियर राशिद जी, भारत का अभिन्न अंग है कश्मीर, इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और उसी भारत के आइन को मानते हुए, उसी भारत के संविधान को मानते हुए आप MLA बने हैं, आप MLA बने हैं, उसी आइन को मानते हुए, उसी संविधान को मानते हुए आप MLA बने हैं। कहां से आई? वो आसमान से आई, जमीन से आई? नहीं तो फिर आप दिन में तो आप रेजिग्नेशन दे दीजिए। आप MLA पद छोड़ दीजिए, तो आप MLA पद छोड़ दीजिए, आप तुरंत MLA पद छोड़ दीजिए। अगर आपको भारत में प्रजातंत्र में यकीन नहीं है तो आप उत्तर दूंगा इनको। हम यही कहते हैं, न उनकी शाहरग न आपका अटूट अंग। गिलगित बल्तिस्तान भी डिस्प्यूटेड। अगर आपकी शाहरग है फिर आप मुझे बताइए गिलगित बल्तिस्तान में CPEC कैसे बन रहा है, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर कैसे बन रहा है, उस पर आप काम क्यों नहीं रोकते हो? आप तो कहां CPEC पे जा रहे हो? पहले नमक हरामी का हिसाब दो। कहां आप भाग रहे हो? आपको तो हम पाकिस्तान भगा देंगे, चिंता मत करो। अगर आप कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते हो तो आपने शपथ कैसे ले ली? आपने भारत के संविधान को मान्य मान के शपथ कैसे ले ली? अभी जाकर रेजोल्यूशन इंजीनियर राशिद, एक मिनट, इंजीनियर राशिद, मैं आपको ऑडियो टिप कर दूंगा अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी। इंजीनियर राशिद, आलोक शर्मा जी आप जवाब दीजिए, क्योंकि उनका मानना है कि कांग्रेस ही इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ है। देखिए, मैं समझता हूं कि देखिए कांग्रेस तो 70 साल से शासन कर रही है और कांग्रेस की वजह से ही आज जम्मू कश्मीर अगर हिंदुस्तान का हिस्सा है तो कांग्रेस की वजह से ही है। अगर आज राशिद इंजीनियर जैसे लोग यहां पर टीवी चैनल पर बैठकर नमक हरामी की जुबान बोल रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की वजह से ही बोल रहे हैं, नहीं तो इनकी हिम्मत नहीं होती पीओके में कहीं पड़े हुए सड़ रहे होते। इंजीनियर भी यहीं की सरकार के पैसे से बने हैं, हिंदुस्तान की, और एमएलए भी, और शपथ भी यहीं की ली है। लेकिन इनकी दिक्कत क्या है कि कुछ लोग वहां पर ऐसे हो गए हैं जिनके ब्लड में ही जो है काला हो गया है, इनका खून ही, इनको ना किसी की परवाह है। ये लोग केवल और केवल नमक हरामी जानते हैं। हमारे यहाँ पर आज का हिंदुस्तान का तमाम पैसा इनके यहाँ पर खर्च होता है और इन लोगों को शर्म नहीं आती है। हमारे यहाँ का टैक्स पेयर का पैसा वहां जाकर जिस तरह से खर्च होता है, हमारे जवान इनकी रक्षा करते हैं, पाकिस्तान के लोग इनको लाठियां मार के इनको कब्रगाह में डालते हैं। ऐसे लोगों को इनको समझ नहीं आता है। हमारे जवान थे जो जहां पर बाढ़ आई तो बाढ़ के अंदर इन लोगों की जान बचाई, लेकिन ये कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के पाकिस्तान के कागज के बदले लेते हैं लोग और यहाँ पर जहर उगलते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूँ आज पीडीपी और बीजेपी की सरकार इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, इनकी हिम्मत हो जाए यहाँ पर डट के हम हिंदुस्तानी नहीं है, पूरे चैनल पर कहते हैं हिंदुस्तानी नहीं है हम लोग, और उसके बावजूद हमारे चैनल आज अच्छी बात है बाहर को मान ली। चलिए आपने खुद मान ली कि चैनल इनको बैठाता है तो उसके ऊपर भी ऐसा ही बोलते हैं ये लोग। सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती है? सरकार ऐसे लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करती है? ठीक है आलोक जी। डॉक्टर संबित पात्रा, सरकार ऐसे लोगों पर एक्शन क्यों नहीं लेती है जो एक्सट्रीमिस्ट है, अलगाववादियों के समर्थक है और अलगाववादी है? आप नेहरू जी से पूछे वो क्यों गए थे यूनाइटेड नेशन? क्या उन्होंने ये नेहरू जी के बारे में बोलना बंद करे तो मैं बोलूंगा ना। ये गद्दार लगातार नेहरू जी के बारे में बोल रहा है। पता नहीं था कि यहाँ पर इंजीनियर राशिद जैसे गद्दार पैदा होंगे। हाँ, नंबर 1 देखिए, आपने बड़ा वाजिब प्रश्न बिल्कुल वाजिब प्रश्न पूछा है दीपक जी कि ये अलगाववादियों का क्या किया जाएगा।
देखिए, एक ऐसा समय भी रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में और विगत कई वर्षों तक रहा है जब अलगाववादियों को मेन स्ट्रीम में रखा गया था। जब कोई भी पाकिस्तान से यहां डेलीगेशन आता था तो पहले अलगाववादी से मिलना, फिर भारत की सरकार से मिलना, और ठीक उसी प्रकार अलगाववादी भी पाकिस्तान में जाके मिलते थे और अलगाववादी हिंदुस्तान के राजनेताओं के साथ भी घुलमिल के रहते थे। तो अलगाववाद को मेन स्ट्रीम में बढ़ावा दिया जाता था, इसीलिए आज कश्मीर की हालत ये हुई है। आज जब से हमारी अलगाववादियों के साथ आप लोगों ने भी सारा कुछ रेड लाइन आपके कॉमन मिनिमम ना तो अलगाववादी पाकिस्तान से बातचीत होगी, ना तो वो पाकिस्तान जा सकते हैं, ना तो हम अलगाववादियों से बात करेंगे, ना अलगाववादी हमसे बात करेंगे। पहली बार अलगाववादियों के खिलाफ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में लिखा है, सरकार खुल रहा है, उनकी जो सिक्योरिटी है उसको भी कम कर दिया गया है। और एनआईए की रिपोर्ट के बाद आप देखिएगा उनका हश्र क्या किया जाएगा। आज अलगाववादियों के अंदर अरे भाई एनआईए के लिए भी जब जांच की है 2006 से बुरहान वाली हीरो किसी भी अलगाववादी बड़े नेता हाथ डालने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बयानबाजी करते हैं उससे कहीं ना कहीं अलगाववादियों को बल मिलता है, परेशान हो वहां का ग्राउंड तैयार चिल्ला रही है। क्यों चिल्ला रहे हैं भैया? जबरदस्ती का ढोल पीट रहे हैं। आप तो नेहरू जी वाला जवाब दीजिए। वो अभी बोल रहा है नेहरू जी बोल रहे हैं उनको, ये सब नेहरू जी ने सपने में बोला है आतंकवादियों को, बताइए। और आप क्यों चिल्ला रहे हैं? तो कल थोड़ा नेहरू जी से आप बात कर लीजिए आलोक जी। अरे वो कल बस नेहरू जी ने गड़बड़ी क्यों की भैया? करा दिया है, आपकी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपको तो सरकार छोड़ देनी चाहिए। नहीं, हमारी जिम्मेदारी तो हम बुरहान वाली जैसे लोगों को मार रहे हैं ना, आप तो पुचकार रहे थे। राम माधव कह रहे हैं मार रहे हैं, थोड़ा सा आप भी राशि एड्रेस दीजिए उनको जरा। सिक्योरिटी लैब गद्दार साहब से लीजिएगा एड्रेस और बात कर लीजिएगा। मुसलमान बना तो राशिद जी ने कश्मीर वर्सेज किया तो है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर वो नेहरू जी के औरे से बाहर भी आइए आप लोग। नेहरू जी का जितना सोच थी आज के बहुत चिंता मत करिए भैया, राहुल गांधी को गीता अभी गीता तो पढ़ लिया होगा, गीता उपनिषद थोड़ा नेहरू जी का भी क्या हाल हो रहा है वहां पर देखिए जाकर। जम्मू कश्मीर में पढ़ के बैठ के नेहरू जी पढ़े। ये अगर सरदार पटेल हो जाता हो गया होता, ये नेहरू जी ने मेरे पास इतना है, लेकिन मैं इतना इंजीनियर राशिद को साफ बताना चाहता हूँ कि आपने अपने आप को गद्दार कहा, आप बिहेव वैसा कर रहे हैं क्योंकि कश्मीर भारत का अटूट अंग है। हम इस पर अगर सच बोलना गद्दारी है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक इंडिया बड़ा गद्दार जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी तो कातिल है ही। और आप साहूकार हैं। मैं ऐसे शब्दों को अपने चैनल पर दे दूंगा, मैं ऐसे शब्दों को अपने चैनल पर दे दूंगा। अफसोस इंजीनियर राशिद आपको माफी मांगनी पड़ेगी, इंजीनियर राशिद आपको माफी मांगनी पड़ेगी, इंजीनियर राशिद आपको माफी मांगनी पड़ेगी, इंजीनियर राशिद आपको माफी मांगनी पड़ेगी। तस्लीम नहीं, आपकी अटामी सेल्फ मार के एक विधान, एक निशान, एक प्रधान यहाँ चलने वाला नहीं। या दो निशान होंगे, दो विधान होंगे, दो प्रधान होंगे और फिर भी जेल के जवाब। तब 2 लाख लोग मरे हैं। इंजीनियर राशिद को ऑडियो डिप किया जाए, जवाब आवाज काटी जाए उनकी। जी संबित पात्रा जी। देखिए इंजीनियर राशिद जैसे लोगों को यही मिट्टी है, हिंदुस्तान की मिट्टी इनको पोषण देती है, हिंदुस्तान की हवा इनको जीवन देती है। यहीं पढ़ते हैं, यहीं चुनाव लड़ते हैं, यहीं के संविधान का शपथ खा के ये एमएलए बनते हैं और ये हिंदुस्तान के खिलाफ गाना गाते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर इंजीनियर राशिद जैसे लोग पाकिस्तान चले जाएंगे, नवाज शरीफ इनको अपने जूता तक पॉलिश करने नहीं देगा। इनकी औकात वहां इतनी भी नहीं है। आतंकवादी तो उनके खुद के नवाज शरीफ को कुछ नहीं मानते ही, इस इंजीनियर को क्या मानेंगे? ये इंजीनियर राशिद यहां हिंदुस्तान में बैठ के डिवीजन की इंजीनियरिंग कर रहा है। मगर अब समय आ गया है ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने की और इनको एक्सपोज करने की। अब तक इनको बहुत राजनीतिक संरक्षण मिल गया, अब इनको किसी प्रकार का संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ठीक है आलोक जी 10 सेकंड प्लीज, मेरे को कंप्लीट करना है, लेकिन आपका वक्त जरूरी है। मैं समझता हूं कि पिछले 3.5 वर्षों में, जब से 3.5 वर्षों में मोदी जी की सरकार आई है,
तमाम अलगाववादी जेल के अंदर ठूस दिए गए हैं। अरे भाई इनसे पूछिए मसरत आलम को क्यों छोड़ा था आपने? सब कुछ मोदी ईद जी से के पहले आने के दिन बाद 750 पत्थरबाजों को क्यों छोड़ा था? मोदी जी के आने के बाद जेल में ठूस दिए जाने चाहिए। अरे आपकी सरकार है वहां पर, कर क्या रहे हैं आप? चलिए ठीक है, आप दोनों ने अपना व्यू पॉइंट रखा, मैं इस डिबेट को यही खत्म करूंगा, लेकिन अंत में इतना कहते हुए जाऊंगा कि भारत एक है, कश्मीर भारत का अटूट और अभिन्न अंग है, और हर भारतवासी ये चाहता है, हर भारतवासी ये चाहता है जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग रहे। कश्मीरी भारतीयों के भाई है, चाहे पंजाबियत हो, चाहे कश्मीरियत हो, चाहे इंसानियत हो, सब चीजें एक है। और एक बात साफ कर दें कि अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है और सभी लोगों को ये मानना होगा। हमारी बहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।